नमस्कार दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 का यह लेक्चर 18 है। इस वीडियो में हम सामान्य आशय तथा सामान्य उद्देश्य के बीच अंतर तथा सामान्य आशय और समान आशय के बीच अंतर को जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य आशय तथा सामान्य उद्देश्य में जो अंतर की बात की गई थी, तो सर्वप्रथम नानक चंद्र बनाम पंजाब राज्य के मामले में जो है इस अंतर को स्पष्ट किया गया था। मुबेश्वर अली बनाम असम राज्य में भी किया गया था बाद में, ठीक है। मोती राय के मामले में किया गया था, ठीक। सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य में अंतर को स्पष्ट किया गया। तो ये सभी केस महत्वपूर्ण है, ठीक है। मोतीराम के मामले को जो है और मुबेश्वर अली के मामले को आईएएस में पूछा था। नानक चंद बनाम पंजाब राज्य का लीडिंग केस है, यह अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए, सामान्य आशय तथा सामान्य उद्देश्य, सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य यानी कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सामान्य आशय को कहीं भी, कॉमन इंटेंशन को कहीं भी परिभाषित तो नहीं किया गया है बीएनएस में, और न ही सामान्य उद्देश्य को धारा 189 की उपधारा 1 में बताया गया है, ठीक है। जिसमें 5 उद्देश्यों को बताया गया है, उसी को पूरा करने के लिए जो है आगे जो 190 में जो है उसके पनिशमेंट की बातें की गई हैं, 190 की कार्यवाही की बातें की गई, ठीक है। पहला अंतर है कि यह किसी अपराध के लिए हो सकता है, यानी कि कॉमन इंटेंशन जो है बीएनएस में अपराध के लिए हो सकता है, क्योंकि उसका अपराध से ही मतलब है, ठीक है। कॉमन इंटेंशन वैसे अन्य चीजों के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो है जो धारा 3 की उपधारा 5 की बात है, तो वह जो है कॉमन इंटेंशन की चीजें के लिए वहां बताया गया कि यदि कॉमन इंटेंशन में आपराधिक कृत्य किए जाते हैं तो उसका कैसे निर्धारण होगा, इसी को निर्धारित करता है यह जो है धारा 3 की उपधारा 5 बीएनएस की, ठीक है। तो कॉमन इंटेंशन को नहीं कहीं परिभाषित किया गया है, लेकिन कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में यदि जो है कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है तो उसका निर्धारण जो है धारा 3 की उपधारा 5 के तहत किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये धारा 189 जो सामान्य उद्देश्य है, वो धारा 189 की उपधारा ए यानी कि बीएनएस में वर्णित अपराधों के लिए होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि जो धारा 189(1) में कॉमन जो है ऑब्जेक्ट बताए गए हैं, तो उसमें जो वर्णित अपराधों के लिए ही होना चाहिए। अनलॉफुल असेंबली उसी के लिए गठित होती है। अब दूसरा है कि जो है सामान्य आशय में क्या होता है, जो उसमें जितने भी मेंबर होते हैं उनके प्री माइंड मीटिंग होती है और उस अपराध के घटित होने के पूर्व होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी मेंबर होते हैं उनके मस्तिष्कों का पूर्व मिलन हुआ रहता है घटना होने के पहले। कॉमन ऑब्जेक्ट में ऐसी कुछ जरूरत नहीं है। कॉमन ऑब्जेक्ट में आपराधिक कृत्य घटित होते समय या उसके पूर्व मस्तिष्क का पूर्व मिलन आवश्यक नहीं है, केवल जमा होना यानी अनलॉफुल असेंबली होना ही पर्याप्त होता है। अब तीसरा पॉइंट है कि सामान्य आशय के फर्दर कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में किए गए अपराध दंडनीय होते हैं, किंतु सामान्य आशय केवल दायित्व का निर्धारण करता है, ठीक है। तो सामान्य आशय दायित्व को निर्धारित करने के लिए जो है मेन काम करता है, ठीक है। अब थर्ड इसमें देखते हैं सामान्य उद्देश्य में क्या है, तो अवैध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर हैं, ठीक है, वो कॉमन ऑब्जेक्ट के अग्रसरण में फर्दरेंस में जो भी किए गए कार्य के लिए तथा उन कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य यानी कॉमन ऑब्जेक्ट की पूर्ति में किए जाने की संभावना होती है। यानी कि अनलॉफुल असेंबली में जो है यदि जितने भी मेंबर हैं वह कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में कार्य करते हैं और ऐसे भी स्थिति यदि बनती है कि उसमें जो भी मेंबर हैं वो ये जानते हैं कि उसके माध्यम से अनलॉफुल असेंबली के माध्यम से कोई अन्य अपराध भी घटित होने की संभावना है, तो भी वह ये सामान्य उद्देश्य में ये चीजें होती है, यानी कि संभावना के संबंध में भी बातें होती है। कॉमन इंटेंशन में सदस्यों का आपराधिक कृत्य में सक्रिय सहयोग
होना आवश्यक है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में अनलॉफुल असेंबली की सदस्यता मात्र ही दायित्व के लिए पर्याप्त है। यानी कि आप यदि अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं, भले ही कुछ ना किए, ठीक है, तब भी यह जो है आप इसके लिए दोषी हो जाएंगे। यानी कि सक्रिय सहयोग आवश्यक नहीं है। पांचवा पॉइंट बताता है कि कॉमन इंटेंशन जन सामान्य से संबंधित होता है, ठीक है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी यानी कि लोक प्रशांति से संबंधित होता है। यानी कि लोक शांति को बाधित करने से रोकने के लिए जो है इसका प्रयोग होता है। अब सामान्य आशय का जो क्षेत्र है, कॉमन इंटेंशन का जो क्षेत्र है, वह व्यापक होता है, यानी कि किसी अपराध के लिए हो सकता है, इसी के नाते इसको व्यापक कहा गया है। और जो कॉमन ऑब्जेक्ट का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। क्यों? क्योंकि 189 की उपधारा 1 में जो 5 तरीके बताए गए हैं, उसी तरह से अनलॉफुल असेंबली क्रिएट हो सकती है और उसी तरीके से ही अपराध होने की संभावना होती है, यानी कि उसका क्षेत्र सीमित किया गया है। वहाँ पॉइंट जो है वो कहता है कि सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन साक्ष्य का नियम है, यह कोई विशिष्ट अपराध सृजित नहीं करता। यानी कि कॉमन इंटेंशन जो है एविडेंस का नियम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सामान्य आशय के माध्यम से ही जो है किसी जो अपराध घटित होता है कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में, उसको साबित करने में सहयोग की भूमिका निभाता है कि कौन कौन व्यक्ति उस घटना में इन्वॉल्व रहा है, ठीक है। लेकिन कोई विशिष्ट अपराध सृजित नहीं करता। क्यों? क्योंकि यह स्वयं में अपराध नहीं है ना। अब कॉमन ऑब्जेक्ट की जो बात है, तो कॉमन ऑब्जेक्ट विशिष्ट अपराध का सृजन करती है, यह साक्ष्य का नियम नहीं है, ठीक है। सामान्य आशय में यानी कि कॉमन इंटेंशन में व्यक्तियों की संख्या 1 से अधिक होती है, क्योंकि उसमें जो धारा 3 की उपधारा 5 में जो प्रयोग किया गया है, कई व्यक्तियों शब्द यूज किया गया है, और कई व्यक्ति का मतलब 1 से अधिक व्यक्ति, ठीक है। इसमें व्यक्तियों की संख्या, कॉमन ऑब्जेक्ट में व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से अधिक होती है। यानी कि यदि 5 से कम हो जाएगी तो ऐसी स्थितियों में कॉमन ऑब्जेक्ट वाली चीजें लागू नहीं होंगी, है ना। भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 3 की उपधारा 5 में कई व्यक्तियों शब्द का उपयोग किया गया, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट यानी कि धारा 141 में अनलॉफुल असेंबली में कम से कम 5 का प्रावधान किया गया है। यानी कि मिनिमम 5 होने चाहिए, तभी अनलॉफुल असेंबली क्रिएट होगी। इसमें किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपराध किया जाता है, ठीक है। इसमें धारा 189 की उपधारा 1 में, कॉमन ऑब्जेक्ट में 189 की उपधारा 1 में दिए गए 5 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही अपराध किया जाता है, ठीक है। बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 5 एवं बीएनएस की धारा 190 में अंतर, तो धारा 34 एवं 149 यानी कि आईपीसी के संबंध में, ठीक है। अंतर को नानक चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1953 सुप्रीम कोर्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्त किया था, दोनों में अंतर को, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो है केस है, ये परीक्षाओं में अक्सर करके पूछा जाता है। तो अब हमारा जो है बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 5 और बीएनएस की धारा 190 में अंतर की बातें की गई, ठीक है। तो कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य आशय कार्य करने के लिए अभियुक्तों को प्रेरित करता है, यानी कि धारा 3 की उपधारा 5 जो है अभियुक्तों को प्रेरित करने का काम करती है, ठीक है। और जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, इसमें पूरा करने के लिए अभियुक्त कार्य के स्वाभाविक परिणाम से अवगत होते हैं, ठीक है। यहाँ अभियुक्त क्या होता है कि धारा 3 की उपधारा 5 जो में जो है आप जो कॉमन इंटेंशन होता है, तो वह क्या करता है कि आपराधिक कार्य करने के लिए अभियुक्तों को प्रेरित करता है। जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, यानी कि धारा जो 190 की बात है, तो उसमें सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए अभियुक्त कार्य के स्वाभाविक परिणाम से अवगत होते हैं, यानी कि उस कार्य का जो स्वाभाविक परिणाम है उसके बारे में उनको जानकारी होती है। सामान्य आशय अपरिभाषित तथा असीमित है, यानी परिभाषित नहीं है तथा इसका क्षेत्र जाहिर सी बात है व्यापक ही है, यानी कि जो 3-5 में जो उपयोग किया गया शब्दों का, ठीक है। और जो 189 की बीएनएस की जो धारा 189 की उपधारा में परिभाषित तथा 5 अवैध उद्देश्यों तक सीमित है, यानी कि जो
190 है, तो वह 189 की उपधारा 1 में जो परिभाषित किया गया है अनलॉफुल असेंबली को, तो वह करा कि उसमें 5 अवैध उद्देश्य बताए गए, वहीं तक वो सीमित है। ठीक है, 190 में। अब जो बात आती है आगे, इसमें आपराधिक कृत्य सामान्य आशय को अग्रसरण करने में किया जाता है 3 के उपधारा 5 में, और 190 में इसमें आपराधिक कृत्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किया जाता है। यहाँ सामान्य आशय के फर्दरेंस में है, वहां कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में है। ठीक है, धारा जो 3 की उपधारा 5 है, इसमें आपराधिक कृत्य करने में सभी व्यक्तियों का सक्रिय सहयोग कुछ मात्रा में अवश्य होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है 190 है, उसमें अपराध घटित होते समय मात्र अवैध जमाओं की सदस्यता ही पर्याप्त है, यानी कि आप मेंबर ही हैं तो उसी के लिए आप दोषी हो जाएंगे, वहां सक्रिय सहयोग की जरूरत नहीं है। इसमें व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम 2 होनी चाहिए, 34 यानी कि धारा 3 की उपधारा 5 में। ठीक है, इसमें व्यक्तियों की संख्या जो है न्यूनतम 5 होनी चाहिए धारा 190 में। ठीक है, धारा 3 की उपधारा 5 साक्ष्य का नियम है, यह कोई अपराध सृजित नहीं करता, यह विशिष्ट अपराध का सृजन करती है जो 190 है, इसके तहत व्यक्ति दंडित होते हैं। धारा 3 की उपधारा 5 के तहत सभी व्यक्तियों को दायित्वाधीन ठहराने के लिए विचारों का पूर्व मिलन आवश्यक है। ठीक है, घटना होने के पहले, सामान्य से तो घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन घटना होने के पहले ही। ठीक है, इसमें सभी व्यक्तियों को दायित्वाधीन ठहराने के लिए जमाओं के जितने भी मेंबर हैं उनको सिर्फ सामान्य उद्देश्यों का ज्ञात होना ही पर्याप्त है। ठीक है, इसके लिए मस्तिष्कों का पूर्व मिलन जरूरी नहीं है। इसमें सभी सदस्यों के आशय में भिन्नता नहीं होती है। इसमें विधि विरुद्ध जमाओं यानी 190 में विधि विरुद्ध जमाओं के सभी सदस्यों का उद्देश्य एक ही होता है, किंतु उनके आशय भिन्न हो सकते हैं। इसमें शारीरिक तथा यानी कि कॉमन जो धारा 3 की धारा 5 है, इसमें शारीरिक तथा मानसिक दोनों स्थितियों पर बल दिया जाता है, और जो धारा 190 है, इसमें पूरा जोर विधि विरुद्ध जमाओं पर और उसके सदस्य होने पर दिया जाता है। ठीक है, धारा 3 की उपधारा 5 जन सामान्य से संबंधित है, और धारा 190 जो है लोक प्रशांति से संबंधित है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कीजिए। धन्यवाद।